विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी में क्या पढ़ते हैं? सागर का टेम्परेचर, जैसे अभी हाल ही में आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो अरब सागर है उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। तो सागर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्या कारण है, क्या भौतिक कारण है उसके, जलधारा क्या होती है, ठीक, वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, महासागरीय परिसंचरण क्या होता है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, समुद्र विज्ञान में करते हैं। फिर इसमें चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं मृदा के बारे में, इसको मृदा भूगोल भी कहते हैं, सॉइल ज्योग्राफी। आप लोग देखो कितना मतलब ये डीप है। अगर इस भूगोल को ही सही ढंग से पढ़ लो तो जीएस के सारे पोर्शन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो सॉइल क्या होता है, मृदा क्या होता है, एक सॉइल प्रोफाइल क्या होता है जो बार बार पूछा जाता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ठीक, मृदा के सॉइल प्रोफाइल के कितने लेयर होते हैं, ठीक, मृदा अपरदन क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, वो कितने प्रकार की होती है, जैसे बूंद अपरदन होता है, परत अपरदन होता है, रीले अपरदन होता है, अवनालिका अपरदन होता है, ये उसके प्रकार हैं। उसके संरक्षण की कितनी विधियां हैं, मृदा संरक्षण के या प्रबंधन की कितनी विधियां हैं, एक यांत्रिक तरीके से होता है, एक जैविक तरीके से होता है, ठीक। तो जब हम ये टॉपिक को कवर करेंगे तो वहां ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आता है 5वें नंबर पे, यहां लिखते हैं बायोजियोग्राफी, हम हिंदी में उसको कहते हैं जैव भूगोल। क्या कहते हैं बच्चे, जैव भूगोल, इसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से, अब देखिए यहाँ पर्यावरण हम अलग से पढ़ाते हैं। बायोजियोग्राफी एक तरह से पर्यावरण ही है, जीव जंतु और वनस्पतियों का इसमें अध्ययन करना है, कितने हॉट स्पॉट हैं, ठीक, जैव विविधता क्या होती है, उसका संरक्षण कैसे होता है। पिछली बार हम एनवायरमेंट यहाँ पढ़ाए थे और जो लोग पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे, ठीक, कैसे होता है जैव विविधता, इन सीटू संरक्षण क्या होता है, एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है। तो सारी चीजें हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो कितने हो गए, लगभग 5 भौतिक भूगोल के कितने ब्रांच हो गए, 5। सबसे पहले कौन, जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे जैव भूगोल यानी पर्यावरण। तो अब ये देखिए जीएस का पोर्शन कवर कर रहा है कि नहीं, कवर कर रहा है। तो आप जब इतना जान जाओगे तो आपके पास ज्ञान हो जाएगा, कुछ ज्ञान हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा टॉपिक हम लोग का ये वाला, ये तो बता दिए ना क्या करना है। चलिए अलग से लिख दे रहे हैं, मानव भूगोल। ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके कितने ब्रांचेस हैं, क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें एक टॉपिक आता है राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब देखिए सिलेबस आपका अलग अलग है, जैसे कोई ऑप्शनल पढ़ता है इसका तो उसका तो अलग हो गया, क्योंकि ऑप्शनल अलग अलग होते हैं। कोई हिंदी लिटरेचर लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई और भी सब्जेक्ट लेता है, बहुत सारे हैं। यूपी में ऑप्शनल नहीं है, यूपीपीसीएस में, लेकिन जीएस में तो एक कॉमन टॉपिक है ना जो सबके लिए होगा। तो जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो एक कॉमन टॉपिक आता है इसमें, इसका नाम है सीमा और सीमांत। बार बार पूछा भी जाता है, ये जीएस में है जो सबको पढ़ना है।
पेपर फर्स्ट में आप जाके सिलेबस देखिएगा, पेपर फर्स्ट में लिखा होगा सीमा और सीमांत। अब जो ऑप्शनल वाले में जाते हैं तो वहां थिंकर आते हैं, जो ऑप्शन लेता है वहां थिंकर पढ़ने होते हैं। तो यहाँ दो थिंकर मुख्य रूप से होते हैं, जो अब तो इसमें बहुत सारे लोग ऑप्शनल का है नहीं, तो एक होता है मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, हॉटलैंड थ्योरी, जो आपको नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल में है ये मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत, हॉटलैंड थ्योरी जिसको बोलते हैं। एक इसी का आगे एक आता है स्पाइक मैन का रीमलैंड थ्योरी, रीमलैंड सिद्धांत। तो ये दो ऑप्शनल में है, समझ गए। और ये सीमा और सीमांत आपको पढ़ना अनिवार्य है। ये मेंस के आप जीएस फर्स्ट पेपर लीजिए, आप लोग हमेशा सिलेबस लिए रहिए कौन कहां पर है। ये है राजनीतिक भूगोल, इससे ज्यादा इसमें नहीं। दूसरे नंबर पर है इसी में आर्थिक भूगोल। ये सब किसके पार्ट है? मानव भूगोल के। आर्थिक भूगोल में आप क्या पढ़ते हो? आर्थिक का मतलब क्या होता है? जो अर्थ से जुड़ा हो, जो इकोनॉमी तो होता ही है। जैसे अब कृषि बार बार आता है, आ जाओ कृषि। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री, उद्योग, पढ़ते हो ना। अब कृषि की, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है? 16% है। आर्थिक समीक्षा जो आती है हर बार, उसके अनुसार 24-25 के अनुसार 16% है। और लगभग 60% लोग इसमें कार्यरत हैं, जिससे ये क्लियर होता है इस डेटा को देखने के बाद कि कृषि में एक प्रकार की छिपी हुई या प्रचंड बेरोजगारी प्रेजेंट है। ठीक, जीडीपी में रोल 16% है, 60% लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ उस तरह से रोजगार क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो कृषि की और भी क्या समस्याएं हैं? छोटे जोत के आकार हैं, किसानों को ऋण की समस्या है, बहुत सारी समस्या है जिसको आप लिखते हो कृषि में। सिंचाई के स्तर पर, बीज के स्तर पर, उर्वरक के स्तर पर, कीटनाशकों के स्तर पर, ये एक परिवहन, प्रसंस्करण इत्यादि के स्तर पे बहुत सारी समस्याएं हैं। उसका उपाय सरकार समय समय पर जो है एमएसपी लागू करती है, ऋण माफी, बहुत सारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है, ई नाम आया है, ई ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है वो, जहाँ पे किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते हैं, किसी बाजार में घर बैठे। तो बहुत सारे सरकार के इनिशिएटिव हैं जिससे ये किसानों की आय डबल करने में मदद मिल रही है। इंडस्ट्री में उद्योग लगाने के लिए मतलब क्या कारक होते हैं, कहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए नीड्स होती हैं। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो उद्योग लगाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे जहां जहां इंडस्ट्री लगाया गया है वहां पे देखिए कोयला होना चाहिए, जो आयरन ओर वगैरह वाला, जो आयरन वाली इंडस्ट्री है, कोयला होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, वहां पर जल की उपलब्धता होनी चाहिए, और भी बहुत सारे, कच्चा माल हो गया, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बेहतर होना चाहिए। तो ये बहुत सारे कारक हैं यहाँ पे उद्योग में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, औद्योगिक नीति, जो बार बार मेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं कि औद्योगिक नीति क्या है। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, फिर उसके बाद से 1956, 77, 80, फिर लास्ट में एक उदारीकरण जब आया, आर्थिक उदारीकरण जिसको बोलते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण 1991, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ उसमें पढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें देखते हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ये तीन चीजें प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, जीएस के स्तर पर इम्पोर्टेंट है। ऑप्शनल जो लेते हैं इसमें कुछ जुड़ जाता है ऑप्शनल वाले लोगों के लिए।
ऑप्शनल वाला इसमें ऑप्शनल में क्या होता है, सिद्धांत बढ़ जाता है। तो सिद्धांत कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक वान थीमेन की थ्योरी आ जाएगी, वान थीमेन की कृषि अवस्थिति मॉडल आ जाएगा इसमें, ठीक। एक स्ट्रॉलर है उसका सिद्धांत आ जाएगा, एक वेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत आ जाएगा। ये ऑप्शनल वालों के लिए है और कहीं नहीं आएगा। तो आर्थिक भूगोल हो गया, एक राजनीतिक भूगोल हो गया, ठीक। एक आता है अब जनसंख्या भूगोल, मिटा दें जल्दी कम, आगे पढ़ना है ना। जनसंख्या भूगोल आगे पढ़ना, इसको मिटा देना है। अब जब आप जीएस के पेपर में देखोगे तो जनसंख्या के लिए कई जगह आपके स्कोप मिलेंगे। जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। माइग्रेशन क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की क्या चुनौतियां हैं, सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है उसको मतलब नियंत्रित करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश 5 का जो 6 का जो पेपर है वहां भी आएगा, ठीक ना, 5 में भी आएगा माइग्रेशन क्या होता है, फिर सेकेंड पेपर में भी आएगा। तो कई जगह इसका स्कोप है, ठीक ना। अब इसमें क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या को रोकने के क्या क्या उपाय या क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। एक आगे और जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक होता है जनसंख्यिकी संक्रमण मॉडल। ये देखते हैं, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां सिद्धांत है माल्थस का, जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, है ना, जो बार बार पीटी में पूछा जाता है यूपीएससी के, और कभी कभी मेंस में भी आ सकता है। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, हो गया। इससे अधिक नहीं इसमें पढ़ना है। अब एक लास्ट इसमें आता है सांस्कृतिक भूगोल। और अधिवास, अधिवास का मतलब होता है सेटलमेंट, इसी को बस्ती भूगोल भी कहते हैं। तो इससे प्रश्न बनता है सेटलमेंट क्या होता है। मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक दृश्य भूमि को सेटलमेंट कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक ग्रामीण अधिवास होता है, एक शहरी अधिवास होता है। तो ग्रामीण अधिवास की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक। कैसे अधिवास के प्रतिरूप क्या होते हैं, मतलब लीनियर क्या होता है, लीनियर प्रतिरूप होता है, सड़क के किनारे, नदी के किनारे। वो क्या पूछ रहे हैं, वो कैसे बनते हैं। टी टाइप प्रतिरूप क्या होता है, ठीक। दोआब में कैसे प्रतिरूप होते हैं, तारानुमा प्रतिरूप क्या होता है। तो ये आपके जीएस फर्स्ट पेपर में यहां से प्रश्न आते हैं। जीएस जो पेपर नंबर 1 है वहां ये टॉपिक सीधे सीधे लिखा गया है, सेटलमेंट लिखा गया। सिलेबस जाके देखिएगा, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में अंतिम में जब जाइएगा तो सेटलमेंट है, और बार बार इससे प्रश्न आया भी है, तो इसको देखना है। इतनी चीजें हम लोग को मानव भूगोल में धीरे धीरे देखना है।
ठीक, तो भूगोल को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला क्या था? भौतिक भूगोल, उसके 5 ब्रांचेस हमने बताए। मानव भूगोल, उसके कितने ब्रांच बताए? 4 ब्रांचेस बताए मुख्य रूप से। और फिर क्षेत्रीय भूगोल, जिसमें हमने बताया कि इसमें 2 काम करना है, एक भारत का भूगोल पढ़ना है और दूसरा वर्ल्ड मैपिंग करना है। बस ये आपका पूरा भूगोल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और चलिए आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या हो गया? जॉब करते हैं यूपीपीसीएल में। मेरा 10 बजे से है। कौन से जॉब करती है? हम टीए हैं सर, वहाँ टेक्निकल असिस्टेंट। क्या काम होता है आपका? मेरा है सर जितने भी हाई, जैसे मैं जो 200 केवी होता है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाना, रिपोर्ट बनाना, और इंस्ट्रूमेंट ERP पे जैसे MD के पास मतलब क्षमता वृद्धि करने के लिए। हाँ। तो हमारे यहाँ की क्षमता वृद्धि करा दो पूरी। बोलिए, बताएं नहीं कहाँ पे है सर? चलो बताते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 2019 का आया था, तभी हम वैकेंसी जब आया था। बहुत अच्छा। आप डेली आओ, ठीक समय से आओ, कुछ सीखो, है। कुछ सीखो। हाँ, सर। तो आइए एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला, भौतिक भूगोल में कौन सा टॉपिक था? क्या नाम था? भूगोल विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। ये किसमें था? यानी ये एक भौतिक भूगोल की शाखा है। किसका ब्रांच है ये? ये आपके दिमाग में फिट है ना कि ये किसका शाखा है? ये किसकी ब्रांच है? भौतिक भूगोल का ब्रांच है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जियो मॉर्फो, यही है ना? ये ब्रांच है आपका भौतिक भूगोल का। पहला टॉपिक, इसमें 3 वर्ड है। वर्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा भू। भू मीन्स पृथ्वी, और मार्फो या आकृति या मार्फो, इसका मतलब क्या होता है? आकृति यानी स्वरूप। और लॉजी मतलब अध्ययन या विज्ञान। 2 चीज है ना, हिंदी में विज्ञान है। यानी विज्ञान का मतलब क्या होता है? आप विज्ञान की डिफिनीशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें जानते हो कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन, यही होता है ना। तो यानी कि हम लोग क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करेंगे या वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, ये भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि भू आकृति विज्ञान क्या है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो पहली चीज तो आपको मिलेगी ऊपर से कि यह एक भौतिक भूगोल की ब्रांच है या शाखा है। तो यानी कि भू आकृति विज्ञान एक भौतिक भूगोल की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर स्थित उसके स्वरूप या अस्था स्वरूपी विशेषताओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। क्या रखना है इसमें? आप यहाँ अगर आपसे कोई पूछेगा कि भू आकृति विज्ञान क्या होता है, तो आप लिखोगे क्या? भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है। जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी पर स्थित
स्थल स्वरूपी विशेषताओं। स्थल स्वरूपी विशेषताओं मतलब लैंड फॉर्म्स, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, लैंड फॉर्म्स, मतलब पर्वत, पठार, मैदान, यही तो है पृथ्वी पर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी। तो इसी का तो अध्ययन करेंगे। लेकिन अध्ययन कैसे, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। आप यहां लिख सकते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। आप हो गया इसका डेफिनेशन, हो गया ना। रटना इसमें कुछ नहीं रटना है, बस शब्द को क्या कर दीजिए, उसके ब्रेक कर दीजिए। एक देखिए बाबू, एक होता है ना, एक होता है जियोलॉजी, और एक होता है जियोग्राफी, है ना। कई लोग जियोलॉजी पढ़ते हैं, कई लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं। मतलब एक होता है भूगोल शास्त्र, एक होता है भूगोल। क्या अंतर है इसमें? बहुत बढ़िया। पृथ्वी के जब आंतरिक भाग को अध्ययन करेंगे, उसके आंतरिक कारकों का अध्ययन करेंगे, जैसे मैग्मा, लावा कैसे बन रहा है अंदर, ठीक, अंदर क्रस्ट के अंदर क्या क्या है, तो क्या कहलाएगा वो, जियोलॉजी कहलाएगा। और जब पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के सतह पर जब हम उसकी भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ताप, दाब, ठीक, अपर्दन, निक्षेपन, इन सबका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। तो ये अंतर है दोनों में, आप ध्यान रखिएगा। हालांकि दोनों साइंस से क्या है, तो रिलेटेड है। ये अंतर क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, एक है ना हिमालय, अब इसके अंतर्गत हिमालय की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, किसमें आ जाएगा, भूगर्भ शास्त्र में। लेकिन जब हम यही कहेंगे कि हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, मतलब भूगोल में कहाँ आएगा, कहाँ स्थित है, बताएंगे ना कि यह भारत में स्थित है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आप फिर बताएंगे इसकी जो 3 सब कैटेगरीज होते हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, उसका विस्तार आप भारत के भूगोल में पढ़ते हैं। तो जब कहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। लेकिन उसकी उत्पत्ति की जब हम बात करेंगे तो भूगर्भ शास्त्र में जाएंगे। ठीक, समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़े, डिफिनीशन समझ गए आप? तो हम लोग स्थल स्वरूपी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो स्थल स्वरूपी विशेषताओं में क्या क्या आता है, पर्वत, पठार, मैदान और घाटी। आप पीछे के पेज में जा करके, बहुत जरूरी नहीं है, 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। और मेन टॉपिक जो मेरा है, जो पूछा जाता है हर बार, ये संभावना है कि 2025 में भी आ जाए। तो इसका नाम है सागर नीतल
ऊंचा वक्ष, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओशन बॉटम रिलीफ, OCEAN, ओशन बॉटम रिलीफ। ये एक टॉपिक है जो पूछा जा सकता है, मेंस का टॉपिक है, ठीक। इसमें बहुत सारे प्री के बीच में बहुत सारे प्रश्न भी जुड़े हैं अलग अलग, लेकिन इसको जानने से पहले आपको एक चीज जानना होगा कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आप क्या देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी स्थलाकृतियां या लैंडफॉर्म्स आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार से सागर के अंदर भी जिस तरह से पृथ्वी के ऊपर आपको ये दिखाई दे रहा है, उसी तरह से सागर के अंदर भी पर्वत, पठार, मैदान और घाटियां स्थित हैं, जिसको हम लोग सागर, नीतल, ऊंचा वक्ष कहते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि आप पहले दिन आए हैं, क्लास ले रहे हैं, तो पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो आप पीछे के पेज में चले जाइएगा, पीछे के कहीं पन्ने में लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। सबसे पहले पर्वत क्या होता है, तो आप देखिए पर्वत कैसे बनता है, ऐसे होता है ना, और भी ऊंचाई होता है। एक बस समझने के लिए बता रहे हैं, स्थल मंडल पर सबसे ऊंची स्थलाकृति कौन है, पर्वत। इससे ऊंचा कोई है नहीं, तो आप एक चीज लिख सकते हो, कोई पूछे पर्वत क्या है, तो आप बताओगे कि स्थल मंडल पर सबसे ऊंची स्थलाकृति है जिसका आधार क्या है, जिसका आधार चौड़ा होता है कि नहीं है। ढाल यहाँ है ना, ढाल तीव्र है कि मंद है, ढाल तीव्र होता है, और शिखर नुकीला होता है। तीन है कि नहीं विशेषता। तो आप तीनों को जोड़कर इसका एक डिफिनीशन कॉमन बना सकते हो कि स्थल मंडल पर सबसे ऊंची स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा होता है, ढाल तीव्र होता है, शिखर नुकीला होता है, ऐसी स्थलाकृति या ऐसे लैंडफॉर्म्स हम क्या कहते हैं, पर्वत। हो गया, समझ गया ना, भेजे में घुस गया जी सर। दूसरे नंबर पर पठार, प्लेटू, ये कैसे होता है, तो थोड़ा सा समझने के लिए बताएंगे। ऐसे होता है, इसको कॉमन करके बना दे रहे हैं। इसके बाद से सागर आ जाएगा। ऐसे ही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नदियां कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से निकलते निकलते मैदान में पहुंचती है ना, उसके बाद तटीय मैदान है ये तटीय मैदान है, मतलब तट के समीप है। और तट के समीप इसके बाद क्या आ जाएगा, सागर आ जाएगा। तो नदियां धीरे धीरे ऐसे होते होते कहाँ चली जाएंगी, कहाँ विलीन हो जाएंगी, सागर में विलीन हो जाएंगी ना, होता है ना ऐसे। तो ये कौन सा है, कौन सी स्थलाकृति है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, यहाँ पर थोड़ा सा तटीय मैदान है। अब देखिए पर्वत बता दिए, अब पठार को देखना है कैसे है, तो पठार की ऊंचाई पर्वत से कम है, ढाल क्या है, मंद है, और शीर्ष क्या है, नुकीला ना होकर सपाट है। तो ऐसी स्थल मंडल पर ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई
पर्वत से कम होती है, ढाल मंद होता है और सतह सपाट होता है। उस स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पठार। समझ में आ गया? मैदान क्या होता है? तो आप देख के बताइए, खुद बताइए कि प्लेन क्या होता है। तो सबसे नीची स्थलाकृति यही है कि नहीं? तो स्थल मंडल पर सबसे नीची स्थलाकृति कौन है? मैदान है। इसका ढाल बिल्कुल मंद होता है, बिल्कुल मंद होता है, ठीक। और यह दो तीन प्रकार के होते हैं, एक समतल मैदान, एक असमतल मैदान और एक तटीय मैदान। समझ में आया? तो समतल मतलब देखिए यहां बनाए हैं, समतल होगा, ठीक, और असमतल का मतलब उबड़ खाबड़ होगा। समझ में आया? और तटीय मैदान का मतलब जो तट से लगा होगा। तो ये सब कहां दिखाई दे रहा है? स्थल मंडल पे दिखाई दे रहा है ना। तो स्थल मंडल पर हम लोग कितनी स्थलाकृतियों को देखते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान। उसके बाद हम लोग कहां चले जाते हैं? सागर में। तो जिस प्रकार स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार सागर के अंदर भी पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां जैसे स्थलाकृति देखने को मिलती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सागर नीतल ऊंचावच कहते हैं या ओशन बॉटम रिलीफ कहते हैं। तो हमको ये तो पढ़ना नहीं है, क्या टॉपिक है? ओशन बॉटम रिलीफ, यानी हम कहाँ डुबकी लगाएंगे? सागर के अंदर। चलिए, तो ये बता दिए ना, ऊपर बता दिए। ऊपर से हम लोग कहाँ चले जाए? सागर में चले जाए। चलिए, सागर में हम लोग चल रहे हैं। लिखा इसको, आप लोग लिख लोगे इसको, पर्वत, पठार वगैरह। अब ओशन बॉटम रिलीफ, यहां आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? ओशन, ओशन का मतलब महासागर या महासागरी जल। नीतल, बॉटम, दो वर्ड है इसमें, नी प्लस तल। रिलीफ क्या होता है? बहुत बार रिलीफ अगर जानोगे तभी आप भौतिक भूगोल में रिलीफ का बहुत बड़ा वो होता है। जब डेविस और पेंक मॉडल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें रिलीफ का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तो रिलीफ को समझने की बात है। हिंदी में देखिए स्पष्ट लिखा, ऊंचावच। ऊंचावच में दो चीज है, ऊंचाई और नीचाई, आप बोल सकते हो। ऊंचा और नीचा, दो वर्ड है इसमें। ऊंचा भी है और नीचा भी है, ऊंचा और नीचा दोनों। तो रिलीफ का मतलब ऊंचा और नीचा, यानी ऊंचा भी रहेगा, नीचा भी रहेगा, ऊंचा भी, नीचा भी। तो आप समझो इन तीनों को जोड़कर महासागर में नीतल मतलब सबसे निचले तल, जिस तरह से पृथ्वी पर तल है ना, तो महासागर में भी है। तो महासागर के निचले तल पर ऊंची नीची स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। मतलब कभी ऊंचा होता है, जिस तरह पर्वत क्या हो गया? ऊंचा हो गया। मैदान क्या हो गया? नीचे हो गया। उसी तरह से सागर के नीतल पर, यानी महासागर के सबसे निचले तल पर ऊंची नीची स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सागर नीतल ऊंचावच कहते हैं या ओशन बॉटम रिलीफ कहते हैं। तो अब जब आपके मेंस में ये प्रश्न आएगा कि सागर नीतल ऊंचावच क्या होता है, तो मेंस में आंसर राइटिंग का तरीका यही है कि आप सबसे पहले इंट्रो लिखते हो 2 या 3 लाइन में। अब भाई अब तो आप YouTube पे बहुत सारे लोग आंसर राइटिंग कैसे करें, जो कभी मेंस के एग्जाम में
हम तो एक ऐसे वायरल टीचर को देख रहे हैं जो कभी मेंस का कोई एग्जाम नहीं दिया है, वो सामने आके बोला आंसर राइटिंग कैसे करें। बहुत आश्चर्य की बात है कि देश कहां से कहां जा रहा है। जो कभी कोई दिया ही नहीं, कुछ आपने जीवन में एक प्रश्न तक नहीं लिखा, वो कैसे बता रहा है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या फेस करना होता है, कहां कहां राइटिंग की क्या समस्या आती है, टाइमिंग को कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो कैसे जान रहे होगे। इन फिर ही बता रहा है, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि लोग तो सबको सुन रहे हैं। आजकल लोग सुनने के लिए 1.5 GB डेटा आ रहा है, नहीं रहेगा काम ही नहीं चलेगा, किस लिए बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, जो आए उसको सुनो। बिहार में ज्यादा लोग वायरल होते हैं क्योंकि वहां लोग ज्यादा खाली हैं, और बिहार से जो पकड़ा बेल्ट है जिसमें देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, ये जो जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी पट्टी, ये जो बेल्ट है पूर्वांचल वाला, यहाँ भी लोग खाली बहुत बैठे हैं, तो वायरल करते रह रहे हैं। जूता बेचने वाला, रिक्शा बेचने वाला, वो सब देख रहा है, मतलब पढ़ाई से उसका कोई नाता नहीं है, लेकिन देख रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आने के लिए बहुत सारी चीजें, तो यहाँ मजा नहीं है, यहाँ सीरियस पढ़िए। तो यहाँ कोई इधर उधर नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए डिफिनीशन क्या है, कैसे लिखेंगे। तो इंट्रो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप इंट्रो में? जिस प्रकार पृथ्वी के सतह पर या तल पर, जिस प्रकार पृथ्वी के सतह पर या तल पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार महासागर के अंदर निचले तल पर ऊंची नीची स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसे हम सागर, नीतल, ऊंचावच कहते हैं। लिख लोगे इतना? लिख पाओगे कि नहीं? अब कितना धीरे बोलेगा। जिस प्रकार पृथ्वी के सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी स्थलाकृतियां लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार सागर के अंदर निचले तल पर ऊंची नीची स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिसको सागर, नीतल, ऊंचावच या ओशन बॉटम रिलीफ कहते हैं। ठीक। अब ओशन बॉटम रिलीफ में आता क्या क्या है? देखो, सब कॉन्फिडेंस का खेल है। देश में क्या है ना कि कॉन्फिडेंस जिसके पास है बहुत आगे है, भले उसको कुछ आने जाए, खूब कूद रहा है। एक तो टीचर है, कूद कूद के पढ़ा रहे हैं, कूद कूद के पढ़ा रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, तो कूद कूद के पढ़ाने वाले आ गए, नाचते नाचते पढ़ाने वाले आ गए, डांस गाना हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद होता जा रहा है, इनका बिजनेस फलता फूलता जा रहा है। ये लोग कौन हैं? अधिकांश जो है इसमें, जिसमें ये वायरल लोग हैं, वो सब 12 या 12वीं तक ही पढ़े हैं मुख्य रूप से, उसके आगे इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। हम ऑनलाइन रिकॉर्ड में ऑनलाइन बता रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो मतलब उच्च शिक्षा हासिल करके उस पर आ रहे हैं। तो ये जो मुख्य रूप से जो अपना सब्सक्राइबर बटोरे हैं, बहुत कम शिक्षित हैं, लेकिन उनको तरीका पता है, देश की नब्ज पता है। तो आइए देखिए, सागर, नीतल, ऊंचावच में क्या आप पढ़ेंगे? ओशन बॉटम रिलीफ में। तो हम कहाँ तक पहुंचाए थे आपको? तटीय मैदान तक ले गए थे। तटीय मैदान के बाद क्या आ जाएगा? महासागर आ जाएगी नहीं? तो आप देखिए अब कैसे, उसके आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ये एक महासागर है, इसमें पानी है, मान लीजिए जल है, ये महासागर है। तो तटीय मैदान के आगे जो आता है वह एक ऐसा तट आता है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट।
कॉन्टिनेंटल शेल्फ, SHELF, कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिख लीजिएगा, महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक, उसके बाद आता है एक तीव्र ढाल। देखिए ढाल तीव्र हो गया कि नहीं, इसका ढाल कम है, इसका ढाल तीव्र है। इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। क्या कहते हैं इसको? कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक, उसके बाद एक छोटी सी स्थलाकृति आती है, छोटा सा, कभी कभी विलीन भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं महासागरीय कटक, सॉरी महासागरीय उभार, कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद से एक लंबा भाग आता है, ठीक ना, एक लंबा क्षेत्रफल भी उसका होता है, जिसको हम कहते हैं गहरे सागरीय मैदान। जैसे वहां मैदान होता है ना, उस तरह से सागर में है गहरे सागरीय मैदान। इसके ऊपर एक स्थलाकृति आती है, इसका नाम है, देखिए ऊपर निकल गया ना, इसको हम लोग कहते हैं कटक, महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। उसके बाद से ये नीचे जाता है, फिर ऐसे जाके ये अंदर तक गया है ना, जिसको हम कहते हैं गर्त, ट्रेंच। और भी होते हैं इसमें, कहीं कहीं सपाट पर्वत भी दिखाई देते हैं, जिसको भूआठ कहते हैं। सपाट शीर्ष वाले, जैसे पठार होता है ना, तो सपाट शीर्ष वाले पर्वत को, सपाट शीर्ष वाले पर्वत, जैसे पठार था ना वहां पे, तो भूआठ है। अब देखिए, सबसे पहले समझिएगा, एक नंबर पे क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट, महासागरी नहीं, अभी ये महाद्वीप का भाग है। महाद्वीप बड़ा होता है ना, तो अभी वो जल में डूबा है उसका भाग, अभी बताएंगे क्या करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? महाद्वीपीय भाग। तीसरे नंबर पे क्या है? महासागरीय या महाद्वीपीय, महाद्वीपीय, इसको महाद्वीपीय भाग लिखो, ठीक। कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद से गहरे सागरीय मैदान, फिर महासागरीय 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर क्या होगा इसका एफसाइड प्लेन, ठीक। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि ओशन बॉटम रिलीफ क्या होता है, तो आप सबसे पहले किसका लिखोगे? एक पॉइंट पहले डिफिनेशन लिखोगे, उसके बाद सबसे पहले ये चित्र बनाओगे, उसके बाद पहले नंबर पे महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरे नंबर पे महाद्वीपीय ढाल, तीसरे नंबर पे महाद्वीपीय घाट, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे। क्या कितने तेज बच्चे हो यार, ये यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, आप बता रहे हैं। पांचवी वाले अरे यार, ये ओशनिक रीच होता है, RIDGE, रीच। रीच समझते ना, रीच मतलब कटक, ट्रेंच मतलब गर्त। अब देखिए एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइएगा।
इधर भी डालें। Yes, sir. ये गुयाट पीटी में पूछा है, जैसे उसको बनाए नहीं है हम, ऐसे अगर हो जाए सागर के अंदर सपाट शीर्ष वाले जो पर्वत है, ऐसे इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ये पानी में है, ये गुयाट है। जैसे वहां पठार होता है, क्या हुआ आगे? तो पहले नंबर पे कौन सा है हम लोग का? महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल। आप कॉन्टिनेंटल लिख लीजिएगा, सेल्फ। दो चीज है इसमें, एक है महाद्वीपी, है ना? क्या है ये? महाद्वीपी। और दूसरा क्या है? मग्न तट। मग्न मतलब, अरे ये हम में मग्न नहीं है, ये जल में मग्न है। हम लोगों में नहीं मग्न है, ये जल में मग्न है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि महाद्वीप का वह भाग जो जल में डूबा हुआ है या जल मग्न है, उसको क्या कहते हैं? मग्न। मतलब जल में मग्न है। क्या और किसका भाग है? महाद्वीप का भाग है। जैसे हम लोग एक बड़ा महाद्वीप, जैसे ये मान लीजिए कौन सा महाद्वीप में हम लोग रह रहे हैं? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप तो सबसे पहले पर्वत है, फिर पठार, फिर मैदान, तटीय मैदान, उसके बाद से सागर में जा रहे हैं। तो सागर में जाते ही कई बार उसका निकल थोड़ी आ जाएगा। अब महाद्वीप का कुछ भाग तो होगा ना जो डूबा होगा उसमें, तो वही जो डूबा हुआ महाद्वीप का जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीपी मग्न तट। तो आप क्या लिखोगे? महाद्वीप का वह भाग जो जल में मग्न है या जल में डूबा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। लिख लोगे इतना। उसके आगे लिखोगे कि इसका ढाल, इसका ढाल मंद होता है और कितना होता है? जरूर लिख लो, लिखेंगे 1 से 3 डिग्री तक। महाद्वीप का वह भाग जो जल में डूबा रहता है महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। इसका ढाल 1 से 3 डिग्री तक होता है। ठीक, ये फैक्ट है जो लिखना पड़ता है। कुल महासागरी भाग का, कुल महासागरी भाग का 7.5% होता है। मतलब जितना ये जल के अंदर है ना, ये सारी चीजें, उसका 7.5% कौन है? केवल ये वाला भाग है। ठीक, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? एक बार यही है कि महाद्वीप का वह भाग जो जल में मग्न होता है, जल में डूबा रहता है, उसको महाद्वीपी मग्न तट कहते हैं। इसका ढाल मंद होता है, लगभग 1 से 3 डिग्री तक होता है। इसका क्षेत्रफल कुल महासागरीय क्षेत्रफल का 7.5% होता है। इतना ही लिखवाएंगे, इससे आगे नहीं लिखवाएंगे। लिख लोगे इतना। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये विशेषता देखते हैं क्या है। तो ये तट से लगा हुआ है ना? तो आप बताइए कि जब तट से लगा हुआ है, बहुत गहराई में नहीं है, तो सबसे पहली चीज क्या है? इसकी गहराई कम है। कम को ऐसे कर देते हैं और अधिक को ऊपर कर देते हैं, तो गहराई कम है। और जब गहराई कम है तो जीव जंतु, आपको मान लीजिए कि हम भेज दें
तो आप अंदर रहना चाहेंगे कि ऊपर रहना चाहेंगे? तो जीव जंतु भी यही रहना चाहेंगे ना, गहराई कम है, बहुत गहराई में तो जाना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ जीव जंतुओं की संख्या अधिक होगी। और जब गहराई अधिक है तो सूर्य का प्रकाश यहाँ अधिक पहुंचेगा कि कम मात्रा में? अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में पहुंचेगा। और जब सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? दर अधिक होगी। और जब प्रकाश संश्लेषण की जब दर अधिक होगी तो ऑक्सीजन का रेट क्या होगा? O2 अधिक होगा। और आप जानते हैं कि जीवन को संभव बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन अधिक होगा तो यहाँ पे जीव जंतु प्लस वनस्पतियों की संख्या अधिक होगी। अब किसी भी स्थान पर जब जीव जंतु यानी फ्लोरा और फौना की संख्या जब अधिक होती है, इट मीन्स कि बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता अधिक होगी। यानी यह क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से, जैव विविधता मतलब किसी भी स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों की संख्या अधिक मात्रा में पाया जाना। तो बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र रिच होंगे कि नहीं? जैव विविधता अधिक होगी। और जब ये तट के समीप है तो यहाँ पर बहुत सारे संसाधन भी मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे ना। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और दूसरे अजैविक। जैविक संसाधन में फिशिंग, मत्स्य जिसको बोलते हैं, और कोरल और बताइए इसको क्या देना है? और बताइए, एक पर्ल होता है, पर्ल मोती भी जीव होता है, सिप जिसको बोलते हैं। अजैविक में बहुत सारे, यहाँ पर पेट्रोलियम सब बंग तट में पाए जाते हैं। देखिए केजी बेसिन हो गया, कावेरी वाला वो जो है कृष्णा गोदावरी हो गया, ये सब पाया जा रहा है ना। मुंबई हाई तट के समीप है कि नहीं? तो पेट्रोलियम, उसके बाद प्राकृतिक गैस और खनिज पाए जाएंगे। खनिज में कौन? तो समुद्र के पास है तो साल्ट तो निश्चित रूप से होगा ना, वो तो समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है। और भी मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, सोना भी हो गया, बहुत सारे खनिज इसके तट पे आ जाएंगे। तो ये संसाधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर पर्यटन, व्यापार, मतलब बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां भी की जाती हैं। तो पर्यटन, अब पर्यटन अंदर जाके नहीं ना करेंगे ढाल में, पर्यटन, व्यापार, के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। शोध, यहाँ पे शोध भी होता है।
महत्वपूर्ण है। पर्यटन, व्यापार और शोध के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इसका विशेषता और महत्व हो गया। तो जब आएगा कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, तो आप कितना लिख लोगे? पहले तो उसका बता दें कि जो तट महाद्वीप का वह भाग जो जलमग्न होता है उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। इसका ढाल मंद होता है, लगभग 1 से 3 डिग्री तक होता है और कुल क्षेत्रफल का 7.5% भाग पर ये विस्तृत है। ठीक, और यहाँ जैव विविधता, यह क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र है। साथ ही यहाँ बहुत सारे संसाधन भी, जैविक और अजैविक संसाधन भी पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम, मत्स्य। फिर आप जो लिखवाएं 2-3 लिख देना। ठीक, उसके बाद से आगे लिख देना एक लाइन कि यह पर्यटन, व्यापार और शोध के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ में आया? इतना कर लोगे, हो जाएगा? मिटा दें? अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है आगे भी हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे ना कि दिल्ली का हिम नियंत्रण सिद्धांत ओशनोग्राफी में है, तो वहां पे भी बता सकते हैं। आप नए हैं तो आज नहीं बता रहे हैं, उस दिन बता देंगे दिल्ली का हिम नियंत्रण सिद्धांत क्या होता है। मतलब कि हिम युग के पहले, हिम युग के समय और हिम युग के बाद 3 पार्ट में आप सुन लीजिए, बता रहे हैं। इसकी उत्पत्ति अगर कोई पूछेगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है तो आप बता सकते हो कि इसकी उत्पत्ति एक दिल्ली एक है भूगोलवेत्ता, उन्होंने दिया था दिल्ली का हिम नियंत्रण सिद्धांत है जो ओशनोग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाया जाता है। और उन्होंने बताया कि हिम युग के पहले सागर में क्या होगा, जल भरा होगा। हिम युग के समय आइस क्या होगा, मान लीजिए कि ये है, तो आइस क्या हो जाएगा, जम जाएगा। हिम युग आ गया तो बर्फ जम जाएगा, और बर्फ जब जम जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो नीचे बैठेगा ना, और जब नीचे बैठेगा तो ये सतह क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा ना। और हिम युग के बाद जब हिम पिघल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ ये जल क्या हो जाएगा, भर जाएगा, यानी ये सतह क्या हो जाएगा, ये भाग डूब जाएगा, तो ये जलमग्न हो गया। तो इस तरह से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, उसमें डिटेल हम लोग पढ़ते हैं वहां पर, तो आगे बढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, महाद्वीपीय ढाल। ब्रेक देना है क्या, ब्रेक देना है, बंद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आ रहे थे ना कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है और क्या काम है इसका, कैसे क्या काम करता है, आगे देखते हैं। तो आप ना सबसे पहले कॉन्टिनेंटल स्लोप देखना होगा, तो आप मैप में देखिए, है ना, यहाँ 2 नंबर पे। तो जहां महाद्वीपीय मग्न तट खत्म हो रहा है वहां से शुरू कौन हो रहा है, महाद्वीपीय ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न तट के अंतिम सिरे से महाद्वीपीय ढाल की शुरुआत होती है। ठीक, अब ये बताइए कि इसका ढाल तीव्र है, अधिक है कि कम है, तीव्र है। यानी मग्न तट की तुलना में इसका ढाल क्या होता है, तीव्र होता है। ठीक, तो 1 से 3 डिग्री तक उसका अगर लगभग देखिए, ये लगभग है, लगभग, तो लगभग बता रहे हैं, कहीं 1 से 2 भी लिखा हो सकता है किताब में, अलग अलग बुक में अलग अलग दे सकता है। तो इसका ढाल जो है, एक औसत ढाल 5 डिग्री तक होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका ढाल बहुत ज्यादा देखने को भी मिलता है। ठीक, जैसे नॉर्वे के तट पर आप चलिए, आप एक लाइन लिख लीजिए, महाद्वीपीय मग्न तट जहां
महाद्वीपीय मग्न तट जहां समाप्त होता है, इसका ढाल मग्न तट की तुलना में अधिक होता है और लगभग औसत रूप से कितना होता है? औसत रूप से ढाल 5 डिग्री के आसपास होता है, 5 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है बच्चे, लेकिन कहीं कहीं पर इसका ढाल क्या हो जाता है? 30 डिग्री के आसपास भी हो जाता है। कहीं पे इसका ढाल क्या हो जाता है? 30 डिग्री के आसपास भी हो जाता है। जैसे आप देखेंगे ना कि भारत का जो पश्चिमी घाट है, एक खड़ा कगार है, तो ढाल क्या है वहां? बहुत तीव्र है। केप कमोरिन के पास ढाल बहुत तीव्र है। इसी प्रकार नॉर्वे के पास जाएंगे, नॉर्वे के तट पर, तो वहां ढाल क्या है? तीव्र है ना? तो कहीं पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, उदाहरण नॉर्वे का तट, भारत का पश्चिमी तट, ढाल क्या है वहां? बहुत तीव्र। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ वहां? ब्रेक हुआ है ना, फॉल्ट बना है। तो जब फॉल्ट बना है, ब्रेक हुआ है, तो अब मान लीजिए आप जैसे आप नदी में जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो आप जाते हो तो पहले क्या, आप धीरे धीरे पैर डालते हो, पहले इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, इतना आता है, धीरे धीरे जाते हो, गहराई में चले जाते हो। लेकिन जहां पर कभी ये तो भोजपुरी में कहते हैं अड़ार, जिसको गांव में कहते हैं लोग, टूटा होता है, तो एक ही बार वहां जाओगे ना, मतलब खड़ा कगार होता है, एक ही बार उसमें जाओगे ना, खूब गहराई है, तुरंत उसी में डूब जाओगे तुरंत। तो वो क्या है, वहां ढाल अधिक है, वो मग्न तट में आप धीरे धीरे जाओगे। ठीक ना, समझ में आया दोनों में? तो कहीं पे इसका ढाल बहुत तीव्र हो जाता है, लेकिन औसत ढाल कितना होता है? 5 डिग्री के आसपास होता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? अब बताइए क्या विशेषता है इसका? तो ढाल क्या है? अधिक है। अब जब ढाल अधिक है तो क्या यहाँ पर कोई भी अवसाद रुक पाएगा? नहीं पाएगा। तो अवसाद कम हो गया। गहराई अधिक होगी। तो जब गहराई अधिक होगी तो सूर्य का प्रकाश कम जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश कम जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी तो ऑक्सीजन घट जाएगा। तो यहाँ पर जैव विविधता कम हो जाएगी। तो आप सब लिंक कर पा रहे हो ना? तो जैव विविधता कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पे जीव जंतु रह पाएंगे? आप ढाल पे डूब पाओगे? तुरंत डगर के नीचे चल जाओगे। तो यहाँ पे जीव जंतु बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक, आगे आते हैं। तो सेडिमेंट, अवसाद का मतलब सेडिमेंट होता है, जो जैसे नदियां हमने दिखाया ना,
पर्वतों से निकलती हैं, तो वहां से छोटे छोटे बालू कंकड़ के टुकड़े अपने साथ लेकर निकली। नदी इतनी आराम से नहीं निकलती जिस तरह से आप सोच रहे हो। आप जाओगे जम्मू कश्मीर में तो जो चिनाब नदी है, जाकर उसको नजदीक से देखना, बह तो रही है कहीं कहीं बहुत पतले में, लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज है, मतलब इतनी तेज आवाज है उसकी, बहुत तेज आवाज करते हुए निकलती है वो। आप उसमें ना नजदीक जाने पर ना लगता है कोई हाथ डालेगा तो हाथ टूट जाएगा, इस तरह से है उसकी गति। हम जाके नजदीक से देखें तब पता है। अब समझो कि सिंधु नदी, चिनाब नदी, और प्राचीन समय के लोग, उस समय के सिकंदर कैसे पार कर गया होगा। उस समय सीप तो था नहीं, नाव से ही पार कर जाते थे, ऐसे ही पार कर जाते थे। कितने महान व्यक्ति थे वो, कितने साहसी थे। आपको कहते ना आप डर के मारे नजदीक नहीं जाओगे, उसमें ना वो टूरिस्ट के लिए बना है, वहां जाओगे तो इतनी आराम से नहीं निकलती है। और जब अपने साथ आगे बढ़ती है ना, तोड़ते तोड़ते चट्टानों को अपने साथ आगे लेके जाती है। फिर आगे आती है मैदानी क्षेत्र में, तो वहां से भी अवसादों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो वही अवसाद जो बालू कंकड़ पत्थर बजरी, इसी सब को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। उसमें बहुत सारे खनिज भी होते हैं। तो समझ गए, ये है। तो इसकी विशेषता ये हो गई जैविकता कम होता है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो आप इसकी उत्पत्ति के दो तरीके हैं। कैसे उत्पत्ति होती है इसकी, तो आप देखिए, मान लीजिए कि ये है ना, पहले ये सीधा था, मान लीजिए सीधा था, पूरा मग्न तक था। अब ये सागरी तरंगे उत्पन्न होती हैं सागर में। तो सागरी तरंगे जब उत्पन्न होती हैं तो ऐसे ऐसे चलती हैं श्रृंग गर्त के रूप में, टकराएंगी, टकराएंगी ना जाके इससे, तेजी से टकराएंगी। और जब टकराएंगी तो इसका कटाव करेंगी कि नहीं करेंगी, अपवर्तन करेंगी। और जब अपवर्तन करेंगी तो इसका भाग नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ढाल तीव्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सागरी तरंगों के कटाव के कारण, अपवर्तन के कारण तीव्र ढलान का निर्माण होगा, जिससे महाद्वीपीय ढाल की उत्पत्ति हो सकती है ना। एक रीजन ये है। लेकिन इसका एक कारण ये है कि जब मान लीजिए कि जहां पर महासागरी तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी और वेलोसिटी, वेग अधिक नहीं होगा, वहां तो कटाव कम होगा, तो ढाल बनेगा नहीं बनेगा। इसका मतलब कि अन्य कारण भी होते हैं महाद्वीपीय ढाल बनने के। तो अन्य कारण क्या है, तो एक तो ये हो गया सागरी तरंगों के कटाव के कारण। समझ गए ना, ये यहां दिखा दिए हैं, सागरी तरंगों के अपवर्तन का मतलब कटाव, भूगोल में अपवर्तन बोलते हैं, काक्षण। सागरी तरंगों के अपवर्तन के कारण। दूसरा, एक आप पढ़ेंगे ना प्लेट टेक्टोनिक, आगे हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। इसमें 3 तरह के संचलन होते हैं। प्लेटों का संचलन कितने तरह से होता है, 3 तरह से। वो 3 तरह से कौन कौन है। पहला संचलन होता है अपसारी संचलन, अपसारी। दूसरा अभिसारी। तीसरा समांतर प्लेट संचलन। ये 3 तरह के संचलन होते हैं प्लेटों में। अब सारी प्लेट संचलन का संबंध किससे है, महाद्वीपीय ढाल से है। जैसे एक मान लीजिए कि ये प्लेट है, इधर तनाव बल के कारण खिंचाव इधर भी पड़ रहा है, खिंचाव इधर भी पड़ रहा है। किसी चीज को आप मान लीजिए खींच रहे हो दोनों तरफ से, तनाव बल लगा रहे हो दोनों तरफ से, तो क्या वह टूट नहीं जाएगा,
अब जब टूटेगा बीच से, ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ढाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, खड़ा ढाल बनेगा ना। तो जब ये टूटेगा, ब्रेक होगा या तो ऐसे ढाल बन जाएगा ना। ऐसे मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, ये ढाल बन गया कि नहीं? हो गया ना। तो भ्रंशन के कारण या क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट संचलन के कारण जब प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है, टूटती हैं, तो इसका निर्माण होता है। इसका होता है महाद्वीपीय ढाल का होता है। तनाव मूलक बल के कारण बताएंगे। तनाव मूलक बल कहाँ से आएगा बताएंगे, प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, बस आप इतना समझिए। ठीक, या आप लिख सकते हो ना भ्रंशन के, क्या बोलते हैं उसको, फॉल्ट बनेगा, फॉल्ट के कारण। चलिए मिटा दें। उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें एक चीज और लिख सकते हो, कुल क्षेत्रफल का कितने % होता है ये? क्षेत्रफल, कुल सागरी क्षेत्रफल का, अरे ये 8.5% है, ये 7.5%। ये हमने बनाया है याद करने के लिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास होगा। हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है? उभार, राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उभार। देखिए महाद्वीपीय उभार क्या है, आपको बहुत इसमें समझना नहीं है, अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसका ढाल बहुत कम होता है, 0.1 से लेकर 0.5 तक %, सॉरी डिग्री है ये। कहीं कहीं 1 भी लिखा है, यानी बहुत कम हो गया ढाल इसका। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये स्थलाकृति कहीं कहीं दिखाई देती है, कहीं कहीं नहीं भी दिखाई देती है। ठीक, जब गहरे सागरी मैदान का विकास एक बड़ी मात्रा में हो जाता है तो ये महाद्वीपीय उभार उसी में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि यह विलुप्त भी हो जाता है, नहीं भी दिखाई देता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए छोटा सा भाग है, काम क्या कर रहा है? महाद्वीपीय ढाल को गहरे सागरी मैदान से जोड़ रहा है, यानी कि महाद्वीपीय उभार गहरे सागरीय मैदान को किससे जोड़ता है? महाद्वीपीय ढाल से जोड़ता है। लिख लोगे? एक पॉइंट और लिख लो इसमें, जब अत्यधिक गहराई में गहरे सागरी मैदान का विकास होता है। जब अत्यधिक गहराई में गहरे सागरी मैदान का विकास होता है तो महाद्वीपीय उभार कभी कभी गहरे सागरी मैदान में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। ठीक, तो ये स्थलाकृति कहीं दिखाई देती है और कहीं नहीं दिखाई देती। ये उसका पार्ट बन जाती है, किसका? एफसाइल प्लेन का। ठीक, समझ में आ गया? तो मेन काम क्या है महाद्वीपीय उभार का? कौन बताएगा? हाथ का लिंक करना। किसको लिंक करना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिंक करना काम।
आगे बढ़े। अब चौथे नंबर पे गहरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सागरी मैदान। ठीक, अब यहाँ मैदान देखे हो ना, सतह एकदम क्या होता है, प्लेन होता है, सपाट होता है, कहीं कहीं उबड़ खाबड़ भी होता है। कुल क्षेत्रफल का ये सबसे अधिक होता है पूरे सागरी जो मतलब जो ओशन बॉटम रिलीफ है उसमें सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला गहरे सागरी मैदान। आप ना एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखते, लगभग लिखते। अधिक होगी कि नहीं होगी? कितनी गहराई में पाए जाएंगे गहरे सागरी मैदान? तीन 3000 से 6000 मीटर। अब जैसे बनाए है ना, आप देखो एक बार देख लेना ध्यान से, तभी समझ पाओगे। अब जैसे यहां से बाबू अगर हम मिलाएं इस चीज को, तो अगर ऊपर से ये हम ले रहे हैं या यहां से ले रहे हैं, तो ये कितनी गहराई है ऊपर से? 6000 मीटर है ना। अब एकदम एक पतला तो होगा नहीं जैसे बना है, इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, यानी कि ये कितना होगा, यानी 3000 ये हो गया और 6000, यानी ये 3000 से 6000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। तो गहरे सागरी मैदान का विकास अत्यधिक गहराई में होता है। कहाँ पर होता है? तो 3000 से, जब आप सागर, मान लीजिए अरब सागर में आप जा रहे हैं, तो जब 3000 तक मीटर तक अंदर जाओगे तो वहां से क्या शुरू हो जाएगा? गहरे सागरी मैदान। केवल मैदान आपको दिखाई देगा, एकदम प्लेन, मतलब कोई चीज होगा नहीं, ना कोई वहां पे जीव जंतु और साथ बहुत कम दिखाई देंगे, ठीक ना, एकदम प्लेन दिखाई देगा मैदान। तो आप जाओगे 3000 मीटर 6000 मीटर गहराई में जाना चाहोगे? क्यों नहीं? देखो कितना बढ़िया इन्होंने बताया कि सर पानी का प्रेशर बहुत अधिक होगा। इसका मतलब कि एक पॉइंट इन्होंने हमको दे दिया, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? प्रेशर, और जब प्रेशर अधिक होगा ऑक्सीजन तो निश्चित रूप से कम होगा, गहराई में है तो ऑक्सीजन तो निश्चित रूप से कम होगा, यानी कि यहाँ पे जैव विविधता भी कम होगा। कहाँ लिखे हैं इसको? तो अरे ये देखते रहोगे तभी तो समझ में आएगा। यानी प्रेशर अधिक होगा और सूर्य का प्रकाश जा पाएगा वहां पर, यानी O2 भी कम होगा, यानी जैव विविधता यहाँ पर बिल्कुल बहुत कम। लेकिन जहां प्रेशर अधिक होगा, ठीक,
वहां पर उस प्रकार के कुछ जीव जंतु भी पाए जाते होंगे जो उस गहराई में रहते होंगे, उस प्रेशर की झेलने की ताकत रखते होंगे, विपरीत धारा की दिशा में तेज गति से चलने का अभ्यास किए होंगे। तो उस तरह के जो जीव जंतु होंगे उनको हम लोग कहते हैं बैंथस समुदाय उपस्थित होता है। बैंथस, अब कई बार ये पीडीएम पूछा जाता है, नेक्टन प्लैंटन बैंथस, प्लैंटन नेक्टन बैंथस, सबसे ऊपर कौन होता है? ये सबसे ऊपर मतलब मंद तक के पास। तो कई बार ये कंफ्यूज होता है आर्डर आने के लिए, तो हमने एक ट्रिक बनाया इसका, और ट्रिक बनाया आप याद कर लीजिएगा। बैंक का नाम है पीएनबी, सबसे ऊपर प्लैंटन, उसके बाद नेक्टन, और सबसे गहराई में बैंथस। अब भूलेगा? तो पीएनबी याद रखिएगा, ऊपर प्लैंटन, उसके नीचे जैसे जैसे गहराई में उतरते जा रहे हैं उसके नीचे नेक्टन, नेक्टन, उसके नीचे बैंथस। तो ये बैंथस, ये गहराई में ना, तो गहरे सागरी मैदान में कौन से समुदाय उपस्थित रहते हैं? बैंथस समुदाय। तो ये होता है बैंथस समुदाय के ऊपर प्रेशर अधिक पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। उनको अवसाद मिलेगा खाने पीने के लिए बहुत कम। जो जीव मृत हो जाएंगे उनका अवसाद नीचे जाएगा, धीरे से भारी हो जाएगा तो नीचे जाएगा। थोड़ा बहुत उन्हीं से वो क्या करेंगे, अपना आहार बनाकर जीवित रहते हैं। तो ऊपर के जो जीव मर जाते हैं उनके अवसाद जब नीचे जाते हैं सागरी मैदान तक, तो उसको आहार बनाकर ये जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा इनका पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो अन्य जीवों का क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं। ठीक। और प्रेशर को झेलने के लिए इनके पास क्या होता है? बैंथस समुदाय के पास प्रेशर को झेलने के लिए, प्रेशर को झेलने के लिए या बचाव के लिए इनके ऊपर एक खोल होता है। खोल, सतह के ऊपर इनके खोल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्टोपस देखे हो, कछुआ, ये तो देखो, ये जो बैंथस समुदाय होता है जल के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता होती है। दिशा में तेजी से तैरने की क्षमता। ठीक। और कौन कौन से जीव होते हैं जो दूसरे जीवों का शिकार करके एकदम तली पर रहते हैं? तो एक और नाम इसमें लिख लीजिएगा, व्हेल। ये भी तो है। हो गया ना? बैंथस समझ के कहाँ होता है? अवसाद कहाँ से प्राप्त करता है अपना पोषण? मिटा इसको। अच्छा, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? ये प्रश्न है ना हमारे सामने, कि उत्पत्ति इसकी कैसे होती है? किसकी उत्पत्ति? हाँ, गहरे सागरी मैदान की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए उत्पत्ति इसकी कैसे होती है। यहाँ जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे होता है
रेडिएटिव एलिमेंट, ठीक, विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा यहां से तो लावा, मैग्मा, राख निकलेगा, राख निकलेगा ना। हम पहले से बताए हैं कि मैदान जो है यही है ना, यही बताया था ना, ऊबड़ खाबड़ समतल कठिन मैदान। इस तरह से यहां भी होगा। जब इसके अंदर से क्या विस्फोट होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, राख निकलेगा बड़ी मात्रा में। वो राख कहां जाके यहां बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बैठेगा ना, राख बैठेगा। और जब राख ऐसे बैठेगा तो एक मैदान का क्या हो जाएगा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी राख से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। समझ गए, कोई गाओ। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा है हम लोग के पास, क्या बचा था, कटक 5 नंबर पर, महासागरीय कटक, रिज, ओशियनिक रिज, महासागरीय कटक इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले जानेंगे ना कि महासागरीय कटक होता क्या है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, पर्वत, पर्वत देखे हो ना, तो ये सागर के अंदर का पर्वत है, लेकिन पर्वत की तरह से नहीं है, पर्वत से भी ये लंबा, चौड़ा और बड़ा है। तो इसको और दूसरे तरह से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप, ये लंबा है, सकरा है। महासागर के अंदर एक ऐसी स्थलाकृति जो लंबी, संकरी, चौड़ी व उभरी हुई हो, उसे महासागरी कटक कहते हैं। याद हो पा रहा है, दूसरे शब्दों में इसको, जैसे पर्वत होता है वैसे। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है। आप खेत देखे हो, लंबा फॉर्म, ठीक, खेत प्लेन होता है। जब आप जाते हो तो दो खेतों के बीच में एक सफेद कलर का लंबा सा मेड़ होता है, लंबा होता है, सकरा होता है, उभरा हुआ होता है। वही क्या है, कटक। दिमाग में फिट हुआ, फिट हो गया ना। लंबा, सकरा, उभरा हुआ, ऐसी स्थलाकृति, लंबी, सकरी, चौड़ी, उभरी हुई, वो क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। अब ये कटक की उत्पत्ति कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महासागरीय कटक बनते कैसे हैं? हमने बताया प्लेटों का संचलन कितने तरह से होता है, 3 तरह से होता है। वो कौन कौन से? अपसारी में क्या होगा, दूर जाएंगे, और अभिसारी में क्या होगा, पास आएंगे, और समांतर एक दूसरे के ऊपर नीचे गति करेंगे, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति का मेन कारण है प्लेटों का अपसारी संचलन। मतलब दो प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट है, ठीक, और ये एक प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और नीचे क्या है, मैग्मा है कि नहीं। धरती के अंदर तापमान अधिक होता है, मैग्मा रहता है, मेंटल में मैग्मा रहता है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, चीजें जब दूर जाती हैं, किसके कारण दूर जा रही हैं, तनाव बल के कारण।
दो चीजें मान लीजिए खिंचाव हो रहा है, वो खिंचाव क्यों हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक में बताएंगे अच्छी से, ठीक, क्यों खिंचाव हो रहा है। तो इसके बाद वही है, तो प्लेटें दूर जा रही हैं, जब दूर जाएंगी तो अब आप बताओ कि जब ये दूर जाएंगी तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है कि नहीं है, अधिक है, क्योंकि गहराई में टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। और जब आपस में चिपकी हुई थी, तो जब कोई चीज चिपका होता है तो आप बताओ प्रेशर अधिक होता है कम होता है, प्रेशर अधिक होता है। मान लीजिए इन्हीं से आप खूब पकड़ के चिपक जाओ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और जब उनको छोड़ोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब ये दूर जा रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अधिक तापमान और कम प्रेशर के कारण, अब प्रेशर जब कम होगा तो मैग्मा क्या होगा, अचानक ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। अब प्रेशर कम हो गया तो अब किसी चीज का प्रेशर आप कम कर दोगे, नीचे मान लो दबाव के कारण नीचे था, प्रेशर कम हो गया तो सट से क्या होगा, ऊपर एक ही बार आएगा, तो ऊपर आएगा, मैग्मा निकल के क्या होगा, ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा, ऐसे आता जाएगा और एक क्या बन जाएगा, एक लंबी संकरी, ऐसे देख रहे हो बनता जा रहा है, क्या बन जाएगा, ये कटक बन गया कि नहीं। तो अधिक जब दो प्लेटें अपसारी प्लेट संचलन के कारण एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अधिक तापमान और कम प्रेशर के कारण मैग्मा मेंटल से बाहर आता है और ऊपर आकर, अब यहाँ पे पानी है ना, प्लेट के ऊपर क्या है, सागर है ना, ऊपर आके ठंडा होता है और ठंडा होकर नवीन क्रस्ट का निर्माण करता है और इस प्रकार कटक का विकास होता है। समझ गए। तो अब ये बढ़ता जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक पट्टी बन जाएगा ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप कहाँ देख सकते हो, तो सबसे अच्छा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं मध्य अटलांटिक कटक। ठीक, कहाँ गए मनीष, और इंटरनेट से कनेक्ट है ये, यार क्यों नहीं करवा दे जब। तो आप देखिए, आप वैसे ना प्रतीकात्मक आप बना लीजिएगा, मान चलिए ऐसे आप जो भी आप ऐसे आप बना लीजिएगा वर्ड मैप अच्छे से हम बता रहे हैं। आप इनके बीच में देखिए प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड है ना। इनके बीच में एक एस टाइप का एक कटक है कि नहीं, इसी को कहते हैं लोग मध्य अटलांटिक कटक। समझ में आ रहा है। ये प्लेटें कौन प्लेट है, अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट इधर जा रही है। ये यूरेशियन प्लेट है, कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट किधर जा रही है, इधर जा रही है। अफ्रीकी प्लेट किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो कौन सा संचलन हो रहा है, अपसारी संचलन हो रहा है। तो जब अपसारी संचलन होगा तो यहाँ जो क्षेत्र होगा, जो जल है उसके नीचे जो मैग्मा होगा वो बाहर आएगा कि नहीं, तो बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो धीरे धीरे एक लंबा एस टाइप का क्या बन गया, यहाँ कटक बन गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। और ये बहुत लंबा है, देख रहे हैं, सबसे लंबा कटक कौन है, ये मध्य अटलांटिक कटक है। और ये 0 डिग्री है, कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा को यह कट भी करता है।
तो इसीलिए इसको दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, उत्तरी मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिणी मध्य अटलांटिक कटक। ठीक ना, समझ में आ रहा है? और कई बार ऐसा होता है कि ये जो कटक है इसके कुछ भाग सागर के जल के ऊपर निकल आए हैं। तो जब सागर के जल के, जैसे मान लीजिए मैग्मा निकल रहा है, जमता जमता क्या हो गया, सागर से ऊपर आ गया, तो क्या बन जाएगा, वो द्वीप बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा। तो इस तरह के यहाँ द्वीप देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे ओजोर्स, आप जाके मैप में देखिएगा, ओजोर्स द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे द्वीप, बोवेट, ठीक, यहाँ पे भी एक द्वीप है, यहाँ पे द्वीप है, टिस्टाडिकुन्ना, ऐसे कई छोटे छोटे द्वीप इसके आसपास। क्यों? जब देखिए जब मैग्मा आ रहा है, जम रहा है, पानी है ना, अब मान लीजिए कि जल से क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो क्या बन जाएगा, द्वीप बन जाएगा। समझ गए? और जब नीचे रहेगा तो कटक रहेगा। तो कुछ भाग जल के सतह के ऊपर आ गए हैं और द्वीप का निर्माण किए हैं। तो अटलांटिक महासागर में ऐसे द्वीपों का क्रम पूछा जाता है। आप द्वीप याद करिए कि ओजोर्स द्वीप उत्तर में है भूमध्य रेखा के कि दक्षिण में है, तो देखना उत्तर में है वो। और भी ऐसे द्वीपों का क्रम है, आप जाके, आपका काम है कि द्वीप अटलांटिक महासागर के जो द्वीप हैं किसके साथ लगे हुए, मध्य अटलांटिक कटक के साथ, उनको लिख के आप लाइएगा। एक काम ये होगी। दूसरा, ये जो यहाँ पे ये जो भाग है कौन सा है, ये ग्रीनलैंड के पास ये जो कटक है वह अधिक चौड़ा है। क्या है ये? अधिक चौड़ा है। और इस भाग को जो अधिक चौड़ा है इसको इस विशेष नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेलीग्राफिक पठार। क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक पठार। तो कोई पूछेगा कि टेलीग्राफिक पठार क्या है, तो हम ये बताएंगे कि ग्रीनलैंड द्वीप के पास मध्य अटलांटिक कटक की औसत चौड़ाई अधिक हो जाती है, जिसे हम टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं। ठीक ना, समझ में? भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर इसको हम लोग डॉल्फिन कटक कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन कटक। और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को हम लोग चैलेंजर कटक कहते हैं। ये मत भूलिएगा, ये पूछा है प्री में कि चैलेंजर कटक और डॉल्फिन कटक कहां पाया जाता है। तो आप क्या समझे, डॉल्फिन कटक का मतलब यह उत्तरी अटलांटिक कटक का एक भाग है जो भूमध्य रेखा से उत्तर में पाया जाता है। चैलेंजर कटक मध्य अटलांटिक कटक का ही भाग है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में पाया जाता है। तो चैलेंजर कटक का मतलब दक्षिण में, और डॉल्फिन कटक का मतलब ऐसे याद करो, डॉल्फिन हमेशा उत्तर में ही तो रहेगी। अरे यार उधर ठंडे प्रदेश हैं, उसको रहने के लिए अनुकूल जलवायु है वहाँ। याद कर लीजिए, डॉल्फिन उत्तर में और चैलेंजर दक्षिण में। और टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे? ग्रीनलैंड के पास, वहाँ चौड़ाई। समझ गए? कोई दिक्कत? तो कटक क्या होता है समझे? ऐसे बहुत सारे कटक बने हैं, केवल यही नहीं, हिंद महासागर में भी कटक है, प्रशांत महासागर में भी कटक है। तो ये अटलांटिक महासागर। तो आपका काम ये है कि हिंद महासागर के कटक और प्रशांत महासागर के कटक को मैप में आप लोकेट करके लेके आओ। ठीक है बेटा? डॉल्फिन समझ में आया, चैलेंजर और टेलीग्राफिक पठार। और ये द्वीप का क्रम पूछता है, आप याद कर लीजिएगा, लेके आइएगा, देखेंगे कैसे बना के लाए। तो उत्पत्ति समझ गए कैसे होता है?
अभिसारी से कि अपसारी से? अपसारी से। मैग्मा नीचे से आकर जमा होता है। अभी एक बच्ची बाहर हमसे पूछ रही थी, सर सी फ्लोर स्पीडिंग क्या होता है, सागर नीतल प्रसरण क्या होता है? तो यही से लिंक है। मैग्मा आता क्या है, नीचे से आ रहा है, ऊपर ठंडा होकर जम रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है, तो नीतल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को हैरियसन का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। ठीक, क्यों हो रहा है ऐसा? तो अधिक तापमान और कम दबाव होता है। अधिक तापमान क्यों है नीचे? तो नीचे रेडिएटिव एलिमेंट्स हैं। रेडिएटिव एलिमेंट्स आप जानते ही हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है, धीरे धीरे उसमें क्या होता रहता है, निकलती रहती है, जिससे उसका टेम्परेचर वहां का बढ़ता रहता है। ठीक, आगे क्या बचा है? गर्भ, महासागरी गर्भ लास्ट है। ट्रेंच, ट्रेंच का संबंध किससे है? ट्रेंच का संबंध किससे है? अभिसारी प्लेट संचलन। अब देखिएगा जरा, मैथ डायग्राम देखिए। बच्चे सो नहीं, ये महासागरी प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। कोई भी आप महासागरी प्लेट, जैसे प्रशांत महासागर प्लेट है, आप जैसे डायग्राम बनाए थे ना इधर, ऐसे बनाए थे, मान लीजिए इधर प्रशांत महासागर है, यह उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, तो ये प्रशांत महासागर प्लेट है और ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। तो ये बताओ कि किस प्लेट का घनत्व अधिक होगा? महासागरी प्लेट का होगा कि महाद्वीपीय प्लेट का होगा? महासागरी प्लेट का घनत्व हमेशा अधिक होता है, याद रखिएगा। महासागरी प्लेट का घनत्व हमेशा अधिक होता है, किसकी तुलना में? महाद्वीपीय प्लेट की तुलना में। क्यों? क्योंकि महासागरी प्लेट में बैसाल्ट चट्टान होता है। ठीक ना, आगे पढ़ा देंगे वो, आज तो पहला दिन। बस इतना याद रखिए, महासागरी प्लेट का घनत्व, तो इसका डेंसिटी क्या होगा? बाबू अधिक होगा और इसकी डेंसिटी कम होगी। तो आप बताइए कि इसकी डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी अधिक होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी। तो भारी वाला नीचे जाएगा कि हल्का वाला नीचे जाएगा? भारी वाला, यानी कि महासागरी प्लेट अधिक घनत्व होने के कारण नीचे जाएगी। ठीक, और ये वाला ऊपर आ जाएगी। तो जब देखिए नीचे जाएगी तो यहाँ पे एक क्या बनेगा? गर्त बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना 45 डिग्री पर। तो ये ट्रेंच का विकास ऐसे होता है। कैसे होता है कि जब दो प्लेटें, एक अधिक घनत्व की और दूसरी कम घनत्व की, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के सामने, आमने सामने जब अभिसारी संचरण होता है, तो महासागरी अधिक घनत्व वाली महासागरी प्लेट कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के अंदर क्षेपित होती है, जिससे उसके किनारे पर क्या बनता है? ट्रेंच का विकास होता है। ठीक, और इसकी गहराई, और सबसे अधिक गहराई किसकी होती है? इसी ट्रेंच की होती है। तो महासागर के सबसे अधिक गहराई वाले भाग को क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं, महासागरी गर्त कहते हैं। और ये अलग अलग महासागरों में अलग अलग पाए जाते हैं। सबसे अधिक ट्रेंच कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में।
सबसे अधिक। क्यों? क्योंकि वहां प्लेटें अधिक क्षेपित होती हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे अधिक घनत्व की प्लेट है, वो बहुत जल्दी क्षेपित होती है। तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर में लगभग 19 है, और फिर हिंद महासागर में आपको प्री के स्तर पे 6 से 7 है, 6 से 7 गर्त है। कुल लगभग 57 गर्त आपको मतलब ये खोजा गया है अभी तक, और भी हो सकते हैं। अब देखिए आपको काम क्या करना है प्री के स्तर पर। आप अटलांटिक महासागर में जो गर्त है आप जाके देखेंगे, क्या नाम है उसका, सुंडा गर्त कहां पर है, मेरियाना गर्त कहां पर है, ये सारे चीजें मैप में आप जाके सारे गर्त को ढूंढोगे कि सारे ट्रेंच कहां अवस्थित है। प्रशांत महासागर वाले कहां पर हैं, अटलांटिक महासागर वाले 19 जो मुख्य है वो कहां पे है, हिंद महासागर में जो 6-7 है वो कहां पर है, ठीक। डायमंटीना गर्त कहां पर है। तो प्रश्न प्री में ये नहीं है कि कैसे बनते हैं, ये पूछेगा डायमंटीना गर्त किसका भाग है, 4 ऑप्शन रहेगा, हिंद, प्रशांत और। तो आप आसान काम है, आप जाके मैप में ढूंढो, तो सारे गर्त को ढूंढ लोगे, मैप में देख लोगे। तो आपको 2 काम दिए हैं, एक कटक वाला, दूसरा ट्रेंच वाला। आप करके दिखाओगे हमको, नहीं दिखाओगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। हिंद महासागर का अलग दिखाओगे, अटलांटिक का अलग दिखाओगे, प्रशांत का अलग दिखाओगे, समझ गए। आप जैसे आपका मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गर्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, गर्त का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, वो सब डिस्कस करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाएंगे कि गर्त का अधिक क्यों है, ठीक, और कटक कम क्यों है, और दोनों पृथ्वी जो है परिवर्तन मतलब उसका क्षेत्रफल क्यों स्थिर है, क्यों बराबर हो जाता है, ठीक ना। जब गर्त और ट्रेंच बन रहा है तो भाई अलग अलग होना चाहिए, क्यों बराबर हो जा रहा है क्षेत्रफल, उसका हमेशा उतना ही रह रहा है। सब वहां प्लेट टेक्टोनिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है आगे आप मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न देखिए क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा। 2025 जो पीसीएस का होने वाला है उसमें आ सकता है, संभावना है। सागर नीतल ऊंचावच का वर्णन करें। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अटलांटिक, अब ये आ जाएगा ना तो कठिन हो गया, ये तो आसान था। अटलांटिक महासागर के सागर नीतल ऊंचावच का वर्णन करें। हो गया कि? तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रो। इंट्रो में क्या लिखोगे बताएं। जिस प्रकार अस्तर मंडल पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, इस तरह से महासागर के अंदर भी किसी को सागर नीतल ऊंचावच, इंट्रो हो गया। उसके बाद से तुरंत आप क्या बना दोगे, किनारे एक डायग्राम बना दोगे ना, ये वाला जो बनाए थे। उसके बाद से 1 नंबर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, महाद्वीपी मंथन, इसके बारे में 1 डिग्री से 3 डिग्री संसाधन वगैरह लिखोगे सब। दूसरे नंबर पे ढाल थोड़ा सा लिख दोगे, 2-4 लाइन जो मैंने है। फिर 3 नंबर डाल के क्या लिखोगे, भार 1 लाइन लिख दोगे, कनेक्ट करता है। 4 नंबर पे गहरे सागरी मैदान 40% भाग की विस्तृत लिख दोगे, थोड़ा सा इसे बढ़ा दोगे। 5 नंबर पे कटक
6 नंबर पे उसके बाद से क्या लिखोगे? इसका 2 लाइन हो गया, प्रश्न पूरा हो गया। यही अटलांटिक महासागर आ जाएगा। तो मग्न तट, अब अटलांटिक महासागर का लिखेंगे, कहाँ चौड़ा है? तो एक चौड़ा बता दे। टेलीग्राफिक पठार के पास क्या है? वो कटक की चौड़ाई अधिक है। जब कटक लिखोगे तो वो लिखोगे। फिर अटलांटिक महासागर के द्वीपों को भी लिखना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक, जो कटक का भाग ऊपर निकल गया है। तो अटलांटिक कटक वाला लिख दोगे। अटलांटिक महासागर में कौन से गर्त हैं लिख दोगे, याद रहेगा, ठीक। और भारत तो छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, मग्न तक लिख देना। ये 3 मुख्य रूप से लिख दोगे, इसमें हो जाएगा। एक इसमें अगर अधिक नंबर पाना है तो एक और डायग्राम देखते हैं, कैसे डायग्राम का क्या स्कोप है। देखिए, ये तो डायग्राम अनिवार्य है, एक और बना सकते हैं आधा नंबर बढ़ाने के लिए। इसको हम कहते हैं ना सी लेवल, ठीक। 2, 4, 6, 8, 10 ये किलोमीटर में है, इस तरह से। तो सबसे ऊंचा कौन होता है? पर्वत होता है ना। यहां पर क्या है? ठीक। अब ये सागर वाला भाग आ गया, ये तो स्थल मंडल था, ये सागर वाला। तो सबसे पहले क्या आएगा? बोलो, मग्न तट। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ढाल, और ढाल के बाद उभार, और उभार के बाद मैदान, और मैदान के बाद ठीक, और एक बुनियाद भी बना देना करते हैं। और फिर ये क्या है? अब इसको बना सकते हो 2, 4, 6, आगे बढ़ा दो 8, हो गया। इसको कहते हैं उच्चतादर्शी वक्र। अब कोई लड़का ये काम धीरे से कर दे, थोड़ा तेजी में फास्ट प्रैक्टिस करके, तो हर बच्चे से वो 1 नंबर क्या हो जाएगा? आधे नंबर अधिक हो जाएगा, ठीक ना। मतलब एक में वो सारा दिखा दिया कि भाई इधर पर्वत पर मैदान होता है, और इधर सागर के नीचे जाने पर ये होता है, सागर के ऊपर ये होता है। तो इस तरह से आप आंसर को क्या कर लेंगे? फ्रेम कर लेंगे ना। तो समझ में आया?